गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन अंतर्गत उदाहरण नंबर 7 का अभ्यास किया था, जिसमें हमने पुनर्मूल्यांकन के वक्त संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हो तो उसकी रोजनामचा कैसे लिखी जाती है और रोजनामचा के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता किस तरह बनाया जाता है, उसकी बात सीखी थी। दोस्तों, आज हम उदाहरण नंबर 9 का अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस उदाहरण का अभ्यास करते वक्त आपको आपकी किताब साथ में रखनी है। दोस्तों, उदाहरण नंबर 9 की रकम देखें तो उसमें हमें बताया गया है कि हार्दिक और अल्पेश एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3 है। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2 करना चाहते हैं। मानी पुराना प्रमाण 5:3 है, जो बदलकर 3:2 करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित जानकारी से पीढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन के पश्चात की पक्की तलपट तैयार करो। माने दोस्तों, हमें इस एग्जाम्पल के आधार पर पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है और पुनः मूल्यांकन पश्चात की पक्की तलपट भी तैयार करनी है। दोस्तों, पिछले उदाहरण में हमें पुनः मूल्यांकन संबंधित रोजनामचा लिखनी थी और पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना था। इसमें रोजनामचा नहीं लिखनी है, लेकिन पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कर उसके पश्चात का माने पुनः मूल्यांकन पश्चात का पक्की तलपट भी तैयार करनी है, माने आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। तो हमें जो जानकारी दी गई है उसमें 31 मार्च 2017 के दिन की पक्की तलपट साझेदारों की दी है। माने पुनः मूल्यांकन पहले की पक्की तलपट दी गई है, जिसमें पूंजी दायित्व पक्ष में साझेदार के पूंजी खाते की शेष दी गई है। हार्दिक की पूंजी 1,10,000 और अल्पेश की पूंजी 90,000 है। दोनों साझेदार के चालू खाते दिए हैं। हार्दिक का चालू खाता 1,55,000 है। अल्पेश का चालू खाता की शेष 1,00,000 है। लेनदार 35,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 और अद्यत खर्च 3,500, माने चुकाने का बाकी खर्च 3,500 दिया गया है। संपत्ति लेना पक्ष में जमीन मकान की कीमत 2,00,000, यंत्र की कीमत 80,000, फर्नीचर 40,000, विनियोग 60,000 और अंतिम स्टॉक 45,000 से दर्शाया गया है। देनदार की शेष 30,000 है, जिस पर दुबत ऋण अनामत का प्रावधान 1,500 किया गया है। मानी दुबत ऋण अनामत के प्रावधान बाद की शेष 28,500 है। लेनी हुंडी 15,000, अप्राप्त आय 5,000 और रोकड़ शेष 1,10,000 दर्शाई गई है। तो ये पक्की तलपट पुनः मूल्यांकन पहले की है और अतिरिक्त जानकारी दी गई है, या समायोजन भी उसे कहा जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी में जमीन मकान की कीमत 25% की वृद्धि करनी है। माने
पुरानी पक्की तलपट में जो कीमत बताई गई है उसमें 25% की वृद्धि करनी है। दोस्तों, यहाँ में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ज़मीन मकान की कीमत 125% गिननी है। 125% गिननी है, उसका मतलब क्या हुआ? जो कीमत दी गई है वो 100% है, और 125% कीमत गिनने के लिए 25% की वृद्धि ही करनी होगी। माने उसको घुमा कर भी पूछा जा सकता है। फर्नीचर की कीमत 90% तक घटाए। 90% तक घटाए माने जो कीमत फर्नीचर की दी गई है 40,000 और 90% माने 10% घटाऊँ तो 90% हो जाएंगे। माने फर्नीचर में की कीमत में 10% घटाव करना है। यहाँ ऐसा भी कहा जा सकता है कि फर्नीचर की कीमत 90% गिनी है तो भी 10% घटेगी। यंत्र की बाजार कीमत 72,000 की है। दोस्तों, यंत्र की बाजार कीमत 72,000 है, जबकि पक्की तलपट में कीमत 80,000 दी गई है, तो कीमत कम हो रही है 8,000 से। अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 10,000 कम है। स्टॉक की कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 10,000 कम है, माने 10,000 पक्की तलपट में मानी बही कीमत में 10,000 कम लिखे, इसलिए अंतिम स्टॉक 10,000 से बढ़ाना है, माने लाभ है। देनदार पर 3600 का कुल डूबत ऋण अनामत का प्रावधान रखना है। दोस्तों, कुल डूबत ऋण अनामत 3600 रखना है, और हम पक्की तलपट में देखें तो डूबत ऋण 1500 है, तो 3600 अब गिनना है, तो 2100 की वृद्धि करनी है डूबत ऋण अनामत में। और लेनदार में से 5,000 के लेनदार को अब रकम नहीं चुकानी है। रकम लेनदार को नहीं चुकानी है माने लेनदार की कीमत में कमी हो रही है और लेनदार दायित्व है, तो दायित्व 5,000 से कम हो रहा है, जो लाभ होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 4500 बही में लिखना बाकी है, माने चुकाने का बाकी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज चुकाना बाकी है, तो वो हमारा खर्च होगा या हमारा दायित्व बढ़ेगा। अब दोस्तों, ये अतिरिक्त माहिती हो गई। अब हमें ऐसा बताया गया है कि पुनः मूल्यांकन खाता और पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार करो। तो इसके लिए हमें रोज नामचा नहीं लिखनी है दोस्तों। रोज नामचा लिखनी होती तो रोज नामचा लिखकर खतौनी से पुनः मूल्यांकन खाता तैयार हो जाता। अब यहाँ हमें सीधा पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करते वक्त अगर हमें जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है उसके आधार पर अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, माने संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो हमारा लाभ है, तो हमारा वो लाभ जमा पक्ष में लिखा जाएगा। उसी तरह हमारा दायित्व कम हो रहा है, तो दायित्व कम हो तो वो भी हमारा लाभ है, इसलिए वो भी पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लिखना होगा। उसी तरह अगर हमें मिलनी बाकी आय हो या अप्राप्त आय हो तो वो भी लाभ के तौर पर पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखना है, माने संपत्ति की वृद्धि, दायित्व की कमी और अप्राप्त आय वो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लाभ तौर पर लिखा जाएगा। उसी तरह उधार पक्ष में हानि लिखी जाएगी, माने संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखा जाएगा।
उसी तरह कोई प्रावधान करना है जैसे कि डूबत ऋण अनामत, तो वो भी पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखा जाएगा। अगर हमारा दायित्व बढ़ रहा है तो जिस कीमत से दायित्व बढ़ रहा है वो कीमत भी पुनर्मूल्यांकन के उधार लिखी जाएगी। और खर्च चुकाना बाकी है तो वो भी हानि के तौर पर पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में आपको लिखने हैं, और विवरण में उसका जो रकम से कमी हो रही है उसका कारण विवरण में लिखा जाएगा। अब दोस्तों, इस बात के आधार पर, अतिरिक्त माहिती के आधार पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए तो आपकी किताब साथ में आपने रखी है, तो उसमें अतिरिक्त जानकारी देखते जाइए। पहला लिखा है कि ज़मीन मकान की कीमत में 25% की वृद्धि करनी है। अब ज़मीन मकान की कीमत में 25% की वृद्धि करनी है तो आपकी पक्की तलपट में आप देखो तो ज़मीन मकान का मूल्य 2 लाख दिया है। 2 लाख का 25% करूँ तो 50,000 होगा। माने ज़मीन मकान संपत्ति है, उसमें 50,000 से वृद्धि हुई तो पुनर्मूल्यांकन के जमा पक्ष में ज़मीन मकान लाभ के तौर पर 50,000 लिखा जाएगा। दूसरा लिखा है फर्नीचर की कीमत 90% तक घटाइए। अब 90% तक घटाओ माने 10% घटानी है, तो फर्नीचर 40,000 दिया है, उसका 10% करूँ तो 4,000 से फर्नीचर कम हो रहा है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में फर्नीचर 4,000। बाद में लिखा है तीसरी अतिरिक्त जानकारी कि यंत्र की बाजार कीमत 72,000 है। तो यंत्र की बाजार कीमत 72,000 है। आपकी पक्की तलपट में देखें वही कीमत तो 80,000 है और बाजार कीमत 72,000 माने उसमें 8,000 की कमी हो रही है, इसलिए हानि के तौर पर पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में यंत्र खाता 8,000। चौथा, आखिर स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत से 10,000 कम है। बाजार कीमत से बही कीमत माने पक्की तलपट में दी गई हुई कीमत कम है, इसलिए 10,000 से अंतिम स्टॉक बढ़ेगा तो लाभ के तौर पर पुनर्मूल्यांकन के जमा पक्ष में अंतिम स्टॉक 10,000। पांचवा, देनदार पर 3600 कुल डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। तो दोस्तों, पक्की तलपट में देखें तो उसमें 1500 से डूबत ऋण अनामत का प्रावधान किया है और हमें टोटल 3600 करना है, तो 2100 से उसमें वृद्धि होगी, इसलिए हानि के तौर पर पुनर्मूल्यांकन अनामत खाता डूबत ऋण अनामत खाता पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में 2100 लिखा जाएगा। बाद में छठा, लेनदार में से 5,000 के लेनदार अब नहीं चुकाने हैं, तो लेनदार नहीं चुकाने हैं माने लेनदार तो दायित्व है, जो 5,000 नहीं चुकाने हैं तो लाभ के तौर पर पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लेनदार खाता 5,000 लिखा जाएगा। सातवां, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज 4500 बही में लिखना बाकी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज लिखना बाकी है माने अद्यत है, इसलिए अद्यत बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता हानि के तौर पर पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखा जाएगा। दोस्तों, इस तरह से पुनर्मूल्यांकन खाते में सभी बातें लिख ली गई है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते की शेष ज्ञात करें तो जमा पक्ष का योग 65,000 है, उसमें से उधार पक्ष की कीमतें घटाए तो अंतर हमें
प्राप्त होगा 46,400। अब अंतर उधार पक्ष में आया तो दोस्तों वो हमारा लाभ है, और लाभ साझेदारों के बीच लाभ हानि के पुराने प्रमाण में बांटा जाएगा। तो साझेदारों का पुराना प्रमाण 5/3 है। 5/3 के प्रमाण में 46,400 लाभ को बांटने पर हार्दिक को 29,000 और अल्पेश को 17,400 प्राप्त होंगे। अब दोस्तों जो लाभ है उसके कारण साझेदार की पूंजी में वृद्धि होती है, लेकिन अगर चालू खाते बनाए जाते हैं, माने अगर हमें चालू खाते दिए गए हैं तो जो लाभ है वो साझेदारों के चालू खाते ले जाना होगा। इसलिए यहाँ लाभ साझेदारों के चालू खाते बताया है, जिसमें हार्दिक का लाभ 29,000 है और अल्पेश का लाभ 17,400 है। इस तरह से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता दोस्तों तैयार हो गया है। अब हमें बताया गया है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट तैयार करो। तो अब पुनर्मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार करेंगे। आपको शीर्षक देना होगा हार्दिक और अल्पेश की पीढ़ी की पुनर्मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट। अब दोस्तों पुनर्मूल्यांकन बाद की जब पक्की तलपट तैयार कर रहे हैं हम, तो आपको हमें जो पुरानी पक्की तलपट दी गई है उसके आधार पर ही नई पक्की तलपट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम पूंजी दायित्व पक्ष तैयार करेंगे। तो आपको जो पुरानी पक्की तलपट दी गई है उसका क्रम ही यहाँ चलाना है। सबसे पहले दिया गया है पूंजी खाता। तो पूंजी खाता हार्दिक का 1,10,000 और अल्पेश का 90,000। पूंजी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए उस कीमत से ही पूंजी खाता दर्शा दिया गया। बाद में दूसरी विगत है चालू खाता। तो चालू खाता हार्दिक का दोस्तों 1,55,000 दिया है, और हमने पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया जिसमें हार्दिक का लाभ 29,000 है। तो उसमें चालू खाते में हार्दिक का लाभ जोड़ दिया 29,000, तो हार्दिक का चालू खाता होगा 1,84,000। अल्पेश का चालू खाता 1,00,000 बताया गया है, और उसके हिस्से का पुनर्मूल्यांकन का लाभ 17,400 है, जो 1,00,000 में जोड़ देने पर उसका चालू खाता की शेष हो जाएगी 1,17,400। अब दोनों की चालू खाते की शेष का योग आउटर कॉलम 3,01,400 दर्शाएंगे। दोस्तों अगर चालू खाता नहीं बनाया जाता है तो आपको ये जो लाभ है वो साझेदार के पूंजी खाते में जोड़ना है, लेकिन चालू खाते दिए गए हैं तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ आपको चालू खाते में ही जोड़ना है। दोस्तों उसके बाद लेनदार। तो आप पुरानी पक्की तलपट में देखें तो लेनदार 35,000 बताए हैं, और अतिरिक्त जानकारी में है कि लेनदार को 5,000 नहीं चुकाने हैं, इसलिए लेनदार में 5,000 की कमी हो जाएगी और लेनदार लिखे जाएंगे 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट की शेष आपको दोस्तों 90,000 दी गई है, और 4,500 उसका ब्याज चुकाना बाकी है। जो दायित्व बढ़ाएगा इसलिए ओवरड्राफ्ट में 4,500 ब्याज जोड़ दिया, तो आउटर कॉलम योग जाएगा 94,500। उसके बाद में अद्यत खर्च दिया है 3,500, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए अद्यत खर्च 3,500 का 3,500। इस प्रकार हमारा पूंजी दायित्व पक्ष में सभी विवरण लिख दिया गया है। अब संपत्ति लेना पक्ष तैयार करें। तो सबसे पहला
संपत्ति लेना पक्ष में ज़मीन मकान की पुरान कीमत 2 लाख है, जिसमें 25,000 की वृद्धि करनी थी, इसलिए 25% की, इसलिए 25% माने 50,000 उसमें जोड़ने पर ज़मीन मकान की शेष होगी 2,50,000। यंत्र 80,000 है और हमें अतिरिक्त जानकारी में बताया गया है कि यंत्र की कीमत बाज़ार कीमत 72,000 है, इसलिए उसमें 8,000 की कमी, इसलिए यंत्र की शेष होगी 72,000। फर्नीचर की कीमत 40,000 दोस्तों पक्की तलपट में बताई गई है और हमें बताया गया है कि फर्नीचर 90% तक घटाना है, माने 10% घटाना है, तो 10% की कमी 4,000 करने पर फर्नीचर की शेष होगी 36,000। विनियोग 60,000 बताए हैं और दोस्तों विनियोग के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए विनियोग 60,000 के 60,000। अंतिम स्टॉक 45,000 पक्की तलपट में बताया गया है और लिखा गया है कि जो 10,000 कम कीमत से लिखा गया है, इसलिए 10,000 उसमें जोड़े वृद्धि के। आउटर कॉलम अंतिम स्टॉक हो गया 55,000। उसके बाद में देनदार 30,000 है और डूबत ऋण अनामत दोस्तों 1,500 लिखा है पक्की तलपट में, लेकिन अतिरिक्त जानकारी में लिखा है कि टोटल डूबत ऋण अनामत 3600 गिनना है, इसलिए हम यहाँ 3600 डूबत ऋण अनामत घटाएंगे और आउटर कॉलम घटाव के बाद शेष रहेगी 26,400। लेनी हुंडी 15,000 जिसमें कोई बदलाव नहीं है। अप्राप्त आय 5,000 उसमें भी कोई बदलाव नहीं है और रोकड़ से 1,10,000 पक्की तलपट में बताई गई है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, इसलिए 1,10,000 के 10,000। अब दोस्तों पक्की तलपट में कोई विवरण लिखना बाकी नहीं है, इसलिए पक्की तलपट का दोनों पक्ष का योग कर देंगे और दोनों पक्ष का योग करने पर हमें योग मिल रहा है 6,29,400। इस तरह से हमारी पक्की तलपट भी तैयार हो गई। दोस्तों इस चैप्टर में पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन से संबंधित रोजनामचा और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट के उदाहरण हमारी समझ के लिए दिए गए हैं, जो हमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ उसका अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो आगे के चैप्टर में हमें उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने उदाहरण नंबर 9 देखा। दोस्तों अब इस उदाहरण का अभ्यास आपको दूसरी बार भी करना है और साथ में ये उदाहरण आपकी बही में आपको लिखना भी है।